इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना पावरफुल है, समय के हाथों से कोई भी नहीं बच पाता है और दिनों, महीनों और सालों का असर चीजों पर देखना बहुत ही हिप्नोटाइजिंग होता है। तो इस सीरीज के पार्ट 1 और 2 से अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ और देखते हैं समय की ताकत को। आपके पैसे बहुत जगह जाते हैं, वॉलेट या पर्स से लेकर काउच के पीछे तक। और अगर आप 500 अनसर्कुलेटेड डॉलर को 500 सर्कुलेटेड डॉलर से कंपेयर करें तो टाइम का इफेक्ट साफ साफ देख सकते हैं। धूल और गंदगी से उनका कलर डल हो गया होगा और वो मोड़े हुए भी होंगे। इनके कंपैरिजन में अनसर्कुलेटेड डॉलर फ्लैट होंगे और इन लेफ्ट में रखे हुए डॉलर्स को शायद ही पता हो कि कुछ टाइम बाद इनका भी हाल यूज किए गए डॉलर्स की तरह हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड्स ऐसी चीज हैं जो लोग रोजमर्रा में यूज में लेते हैं, लेकिन हर बटन पर हम इक्वली क्लिक नहीं करते। मेरा मतलब है जैसे कि हम ए और ई के कंपैरिजन में क्यू और जेड को कम यूज में लाते हैं, है ना। इसका मतलब है कुछ बटन और उनसे पहले खराब हो जाएंगे। ठीक इसी तरह वाओ, इस लड़के ने अपने काम को इतने बार डिलीट किया है कि बैकस्पेस बटन को ही डिलीट कर दिया। और डब्ल्यू, ए, एस और डी बटन का भी यही हाल है। पर पीसी गेमर अब इस चीज को समझ पा रहा होगा। ये है रेजर लाइकोसा कीबोर्ड जो कि 2008 में रिलीज हुआ था और ये पिक पोस्ट की गई 2020 में। ये फोटो 12 साल तक लगातार टाइपिंग और गेमिंग करने के बाद ही हो सकती है। पर नॉर्मली कीबोर्ड के बटन खराब होने में इतना टाइम नहीं लगता है और भरोसा ना हो तो ये पिक देख लीजिए। जिसने इसे पोस्ट किया उसके अकॉर्डिंग ये बस 20 महीने कीबोर्ड यूज करने के बाद का पिक है। इस आदमी को वाकई घर से बाहर निकलने की जरूरत है भाई। जहाँ टाइम चीजों को खराब कर सकता है वहाँ ये चीजें कुछ भी बना भी सकती हैं। धीरे धीरे सदियों तक बढ़ते हुए पेड़ अपने आसपास के एनवायरनमेंट के आदि मतलब कि यूज्ड टू हो जाते हैं और जो भी चीज उनके रास्ते में आती है उस पर भी ये उग जाते हैं। इसे एडाफो इकोट्रोपिज्म कहते हैं। और बहुत सारे आइटम्स को तो पेड़ों ने एंग्लफ भी कर दिया है, जैसे कि इस चाबी को पेड़ ने 10 महीनों में ही सॉल्व कर लिया भाई। दूसरे आइटम्स को टैकल करने में जरा मुश्किल हो सकती है, जैसे पेड़ बढ़ता जाता है वो अपनी जड़ें और ज्यादा बढ़ाता है जिससे वो अपने वजन को सपोर्ट दे पाए। पर क्या होगा अगर पेड़ के पास के एरिया को ठीक इस तरह के कंक्रीट से भर दिया जाए तो? क्योंकि ज्यादातर रूट्स नीचे ही होती हैं तो कंक्रीट के बीच में गैप होते हैं, वो वहीं से अपना रास्ता बना लेती हैं और ब्लॉक्स के पैटर्न के हिसाब से रूट्स जमीन के अंदर पहुंचने के लिए बहुत ही इनक्रेडिबल शेप ले लेती हैं। जेफ गोल्डब्लम के शब्दों में कहें तो Life finds a way. रूट्स को सिर्फ जमीन के ऊपर के एनवायरनमेंट से नहीं स्ट्रगल करना पड़ता। अंडरग्राउंड ज्यादातर रूट्स पानी की तरफ ही बढ़ती हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। लेकिन अगर इन्हें अंडरग्राउंड ही एक पाइप मिल जाता है जिसमें लगातार पानी बह रहा हो तो इसमें एंटर करने की कोशिश जरूरी होती है। शुरुआत में तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनकी रूट्स पाइप को ब्लॉक कर देती हैं, पूरे तरीके से ब्लॉक। ये रूट्स इतने लंबे टाइम से बढ़ रही हैं कि इन्होंने पूरे पाइप को ही भर दिया और उसी का शेप भी ले लिया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि रूट के पाइप को देखते हुए ये पूरा पाइप 1 साल के अंदर अंदर भर सकती हैं। जी हाँ, अगर ऐसे ब्लॉकेज का केस आ गया तो आप किसे बुलाएंगे भाई, प्लम्बर को या गार्डनर को? हवाई का गर्म और अबव एवरेज टेम्परेचर पेड़ों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है, पर अगर इस इमेज को देखा जाए तो शायद ज्यादा ही जल्दी बढ़ा देता है ना। ये तो नहीं पता कि ये कार यहाँ कब से है, पर इतने लंबे टाइम से तो जरूर है कि इसके ऊपर क्रीपर्स पूरे तरीके से छा गए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कार कैमोफ्लेज कर रही हो। पर क्या आपको पता है कि वो क्या चीज है जिसे नेचर अभी तक नहीं बदल पाया? नीचे दिएगा लाइक और सब्सक्राइब बटन को, तो इनको जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपके पास भी समय की ताकत के फोटो या वीडियोज हैं जिन्हें आप पार्ट 4 में देखना चाहते हैं तो मुझे stories@bmist पर भेज दीजिए। मुझसे तो आपके भेजे हुए कंटेंट को देखने का इंतजार ही नहीं हो रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? पेड़ एक पौधे से उगता है और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे ही इसके ट्रंक को इसका भारी वजन संभालना पड़ता है। हर साल पीक ग्रोइंग सीजन में इसकी लार्ज सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं जिससे इसकी लेंथ बढ़ती है और साथ ही लाइट कलर की लकड़ी भी। और इस पीरियड के आखिर में ये ग्रोथ स्लो हो जाती है जिससे स्मॉल सेल्स बन जाती हैं जिन पर थिक वाइल्ड डार्क रिंग बन जाते हैं। और इसी एनुअल साइकिल का मतलब है कि ट्रंक और ब्रांचेस इसी तरह के कॉन्क्रेटिक सर्कल में बनती जाती हैं। पर जब इनको काटा जाता है तो इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर दिखता है जिसके सर्कल्स देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। इतना ही नहीं, अगर पेड़ का कोर कुछ इस तरीके का बन गया है तो उनकी वुड की आउटर लेयर खुद ही सड़ जाएगी जिससे ओरिजिनल सैंपलिंग यानी कि पौधे का शेप आपके सामने आ जाएगा। कूल है ना? और अगर आप आर्टिस्ट गियुसे पेनोन हैं तो आप अपनी जिंदगी कई सारे साल अंदर छुपे हुए सैंपलिंग को देखने के लिए हर रिंग को शेप करने में भी निकाल सकते हैं। ये सोचना कि कैसे इतना बड़ा पेड़ सिर्फ एक पौधे के पतले कोर से बना है, कितना अमेजिंग है ना।
जहाँ कई बार टाइम का असर आसानी से दिख जाता है, वहीं कुछ के लिए हमें जरा बारीकी से देखना पड़ता है, जैसा कि इस फोटो में। क्या आपने देखा? जी हाँ, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि यहाँ एक कपड़ा भी पड़ा हुआ है, और ये है एस्टोनिया के टैलिन के एक कैफे के बाहर का नजारा। और ये कपड़ा इन पत्थरों के ऊपर इतने टाइम से पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर से इतने लोग पैर रख कर जा चुके हैं कि इतना गंदा हो गया भैया, बताना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, कहाँ पर कपड़ा खत्म हो रहा है, कहाँ पर पत्थर शुरू? हाँ, बता सकता हो क्या? क्या सिर्फ मैं ही ऐसा करना चाह रहा हूँ, या किसी और की भी ख्वाहिश है कि वो इस कपड़े को यहाँ से निकाल दे? सिटी प्लानर्स और डिजाइनर ऐसी जगह पर रास्ता बनाते हैं जहां उन्हें ऐसा लगता है कि यहां चल के लोगों को अच्छा फील होगा, जैसे कि पार्क्स और ग्रीन स्पेस में वॉक। लेकिन अगर रशिया के इस पाथ को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे रास्तों पर चलना पसंद है जो कि सबसे खराब हो। सालों से लोग इस रास्ते पर आ जा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ घास नहीं है और रास्ता और चलने लायक बन गया है। पर सच कहें तो बकवास रास्ता। पूरी दुनिया में सभी लोग छोटे रास्ते पर ही चलना चाहते हैं, फिर चाहे वो रास्ता उनके सिर्फ कुछ सेकंड ही क्यों ना बचा रहा हो। तो अगर यहाँ भी कोई पार्क डिजाइनर हैं तो प्लीज याद रखना कि एफिशिएंट रास्ते बनाओ, सुंदर नहीं। पार्क्स की बात करें तो जब आप छोटे थे, क्या आपने कभी सी सॉ खेला था? या शायद मैं ही अकेला हूं जिसने घंटों अपने दोस्तों के साथ ऊपर नीचे होने वाला गेम खेला था। हाँ, इस वाले को देख के लगता है कि इस पर कई सालों से मजे किए जा रहे होंगे। हजारों छोटे पैरों के जमीन को पुश करने की वजह से यहाँ गड्ढे हो गए। या तो ये रीजन है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मम्मी यहाँ पर एक बार बैठ गई हो। क्या आपने कहावत सुनी है, किसी को जज करने से पहले उसके शूज में खुद को रख कर देखो? पर मैं इस आदमी को जज करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके शूज में चला तो इसके शूज फट जाएंगे। इस आदमी के हजारों मील सफर करने का रिजल्ट इसके शूज दिखा रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इस आदमी की उंगलियां कहाँ पर हैं। इनके अकॉर्डिंग ये शूज 5 साल पुराने हैं, पर इनकी ऐसी कंडीशन का रीजन इस आदमी का पोकेमोन को लेकर प्यार है, जिसकी वजह से बहुत चले होंगे। हाँ, अब समझ आया इनकी इस कंडीशन का रीजन क्या है। ये आदमी कितना चलता है यार, ये देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट में रखे हुए हाइकिंग पोल्स इसी के हैं। इन पोल्स का यूज हाइकर्स ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए करते हैं। जिस फोटोग्राफर ने ये फोटो ली है उसके अकॉर्डिंग ये जो पोल्स लेफ्ट साइड पर रखी हैं, उन्होंने राइट साइड में रखी एकदम नई पोल से 1000 मील की हाइकिंग ज्यादा की है। बस थोड़े माइल्स और फिर ये पोल्स चॉपस्टिक हो जाएंगी। टाइम का असर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बोट ऊपर से देखें तो एकदम न्यू ब्रांड लगती है क्योंकि एकदम साफ है, पर जब इसे पानी से बाहर निकालते हैं तो अलग ही कहानी दिखाई देती है। ये बोट एकदम बर्बादी की कगार पर है और प्लांट्स, मूसल्स, स्लाइम बोट के बॉटम में है। बोट को बहुत लंबे समय से पानी में रखा गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये सब बोट को स्लो बना देते हैं और इतना डैमेज कर सकते हैं कि वो चलने लायक ना बचे। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी फाउलिंग पेंट यूज किया जा सकता है, पर इसकी कंडीशन को देख के लगता है कि इसका मालिक ये भूल गया होगा। क्या आपके पास कोई ऐसी पहनने की चीज है जिसे आप हमेशा पहनते हो? शायद कोई कोट जो आपके पास कई सालों से हो, या फिर कोई जीन्स जो कि खराब ही नहीं हो रही हो। हमारे अगले आदमी के पास एक ऐसे ही बूट्स हैं जिन्हें 4 साल में इतना ज्यादा पहना गया है कि अगर एकदम से कंपेयर करें तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये हैवी ड्यूटी स्टील कैप्ड बूट्स हैं, जिन्हें पहनने वाले के पैर को हर चीज से बचाने के लिए बनाया गया है। और टो के सामने वाले एरिया को देखकर लगता है कि इन शूज ने अपनी ड्यूटी अच्छे से की है। अब समझ आया कि वो ऐसा ही एक और पेयर क्यों लेकर के आया है। अब ऐसा लगता है कि ये बूट्स मेंस वॉशरूम में भी बहुत बार गए होंगे, तो इस फ्लोर की ऐसी कंडीशन के कारण यही बूट्स हैं। लड़कों को पता ही होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर लड़कियों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए समझा देता हूँ। बॉयज के लिए वॉशरूम यूज करने का एक अनस्पोकन कोड होता है। कभी अगर यूरिनल ऑक्यूपाइड है तो उसके बगल वाला यूरिनल मत यूज करना, राइट? हाँ, अगर सब भरे हुए हैं और आपको जाना है, या फिर आप कोई सन की साइकोपैथ हैं, तो फिर बात अलग है। इसका मतलब यह है कि ये जो फ्लोर पर निशान है, ये इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि सालों से इस ब्रो कोड को तोड़ा नहीं गया। ये सुनकर इंसानियत पर से आपका भरोसा फिर से बन गया होगा, है ना? समय के साथ बदलती हुई चीजों में कुछ तो अजीब सा सेटिस्फाइंग होता है। क्या आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ठीक है, इस हुक लॉक को देखिए। अब समझ में आया? ये हुक लॉक 10 सालों से यही है, और जब भी दरवाजा खुलता है तो ये हुक पास की ईंट से टकराता है और थोड़ा थोड़ा पार्ट तोड़ता जाता है, और इसी वजह से यहाँ एक जगह इसी हुक के लिए बन गई है। ये कितना सेटिस्फाइंग है ना? देख के ऐसा लगता है कि ये जगह जानबूझकर बनाई गई है, तभी तो ये जगह हुक से ज्यादा लंबी है। आपको क्या लगता है, ये समय की ताकत है या फिर इसे आर्टिफिशियली बनाया गया? मुझे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वाओ, आप कितने लंबे टाइम से इस वीडियो को देख रहे हैं ना? लेकिन इतने लंबे टाइम से नहीं जितने लंबे टाइम से इस टीवी को देखा जा रहा है। ये एक पुरानी CTI स्क्रीन है जो कि एक टाइम पर सिक्योरिटी कैमरा मॉनिटर हुआ करती थी। माना कि आप स्क्रीन पर ये इमेज देख पा रहे हैं, लेकिन ये टर्न्ड ऑफ है। इसे स्क्रीन बर्न या फिर घोस्ट इमेज कहते हैं, और ये स्क्रीन पिक्सल्स का बहुत लंबे टाइम से यूज करने से हो जाते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट डिस्कलोरेशन हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड इसे हमेशा देखते थे, तब भी जब मॉनिटर ऑफ रहता होगा।
क्या आप सुपरस्टिशियस पर्सन हैं? क्या आप किसी चीज को नॉक करते हैं या फिर किसी अच्छी चीज को शुरू करने से पहले गुड लक के लिए लकड़ी को छूते हैं? पर अगर वेटिकन सिटी के सेंट पीटर बेसिलिका के स्टैचू को देखा जाए तो आप ऐसा करने वाले अकेले इंसान नहीं हैं। सेंट पीटर बेसिलिका, जो कि हिस्ट्री के फर्स्ट पोप थे, उनका ब्रॉन्ज स्टैचू लगभग 800 साल पुराना है और ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है वो स्टैचू के पैर को टच या फिर किस करता है। और हर साल यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और इतने लंबे टाइम से मिल रही किस की वजह से सेंट पीटर के पैर घिस चुके हैं भाई। ये स्वीट है, लेकिन मैं तो बस यही आशा करता हूँ कि इस स्टैचू के पॉलिश्ड पार्ट का ये हाल लोगों के होंठों की वजह से नहीं हुआ होगा। ये मैक्सिको के पुएर्तो वालार्टा वोर्ड वॉक के कई स्टैचूज में से एक है। सेंट पीटर बेसिलिका की तरह ये भी ब्रॉन्ज से बना है, जो कि कॉपर और टिन का अलॉय मिक्सचर होता है। आउटसाइड एलिमेंट्स की वजह से कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से स्टैचू पर कॉपर ऑक्साइड की एक ग्रीन लेयर चढ़ गई। हाँ, लेकिन लोगों के इस पर बैठने या इसे छूने की वजह से इसकी लेयर उतर गई। पर सिर्फ यही स्टैचू टचिंग नहीं रुकती। न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट के चार्जिंग बुल स्टैचू के पास लोगों का फोटो खिंचवाने का एक हुनर होता है। कहीं के लोगों में क्रेज होता है और इसके लिए लाइन लगाए रहते हैं लोग, पर सामने से नहीं, पीछे से। ऐसा लगता है कि आई लव यू न्यूयॉर्क बोलने के लिए सबसे एक्यूरेट तरीका बिग ब्रॉन्ज बुल के बॉल्स छूना ही है। 1989 में जब से इसको बनाया गया था, तब से लेकर अब तक टूरिस्ट ने इतनी बार इसको छुआ है कि पूरे स्टैचू का सबसे शाइनी पार्ट यही है। और मुझे अब तक लगता था कि बुल को हॉर्न से पकड़ा जाता है भाई। आपको यही बताया होगा कि टैटू परमानेंट होते हैं, तो आप अपनी एक्स का नाम अपनी बॉडी में बनवाने से पहले बहुत सोचते हैं ना। लकी ब्रेंडा। पर जहां टैटू परमानेंट होते हैं वहीं ये हमेशा सेम नहीं रहते। जैसे कि इस लड़के को टैटू करने के 8 साल के बाद पता चला। अब ये सुनिए कि टैटू इंक स्किन में 1 मिलीमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जाती और जब टैटू हील हो जाता है और सालों तक स्किन रीजनरेट होती है तो छोटी छोटी डिटेल्स ब्लर हो जाती हैं। पर ऐसा होने का कारण सिर्फ टाइम नहीं है। सूरज से निकलने वाली यूवी रेज इंक को डल कर देती हैं, जिससे ये बहुत पुराने लगते हैं। तो बच्चों, याद रहे, जब भी घर से बाहर जाओ तो सन ब्लॉक पहनो और अपने टैटू को अगर नया रखना चाहते हो तो सूरज से दूर रहो। ऐसा लग रहा है अभी मैं ठीक अपनी मम्मी की तरह एक्ट कर रहा था, है ना? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे ही आप अपने सफेद बाल और स्किन पर रिंकल्स देखने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमन एजिंग स्लो होती है और इसी वजह से आप अपनी बॉडी में आ रहे चेंजेस पर गौर नहीं कर पाते। पर ऐसा सिर्फ तभी तक है जब तक कि आप अपनी बॉडी को किसी यंगर इंसान से कंपेयर ना करें। टाइम के साथ हाथ की स्किन की आउटर लेयर पतली हो गई है और पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स भी कम हो गई हैं, जिसकी वजह से इसका कलर भी फेड हो गया है और इसी वजह से इस हाथ की स्किन इतनी पतली और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही है। आप अंदर की सभी नसें भी देख सकते हैं। हाथ का और नाखूनों का शेप तो सेम ही है, तो शायद ये ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट के हाथ होंगे, है ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक इंसान के हाथ हों जो कि ये भूल गया हो कि क्रीम दोनों हाथों में लगानी होती है। माना कि हमारी एज बढ़ती है, लेकिन समय भी हमारी खूबसूरती का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मुझ पर यकीन नहीं है तो यहाँ पर सैली को देखिए। ये फोटो एज मैप सीरीज में बॉबी न्यूअल एडम्स ने खींची है। इस सीरीज में लोगों की पुरानी फोटोज ली गई और फिर इमेज के कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया, ये देखने के लिए कि इंसान की कितनी एजिंग हुई है। राइट साइड में सैली सिर्फ 14 साल की हैं और लेफ्ट में 62 की। और माना कि उनके बाल अब तक सफेद हो गए हैं और उनके फेस पे कई सारी झुर्रियां भी आ गई हैं, पर अभी भी उनके पास वही ग्रेस है जो उनके पास तब थी जब वो 14 साल की थी। अगर आपको एज इज जस्ट अ नंबर का प्रूफ चाहिए तो ये रहा भाई। सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे नहीं है जो टाइम के साथ बदलते हैं, बल्कि डॉग्स स्पेशली अपने आखिरी सालों में काफी चेंज होते हैं और ये चेंजेस लगभग इंसानों के सिमिलर ही होते हैं। ये स्लोवेयर हो जाते हैं और एनर्जेटिक भी नहीं रह जाते और तो और ये ग्रे भी हो जाते हैं। जी हाँ, इस गुड गर्ल के आंखों और कानों के पास के डार्क स्पॉट फेड हो गए हैं, ठीक इंसानों की तरह। जब डॉग्स बूढ़े होते हैं तो उनकी पिगमेंट सेल्स जो कि स्किन कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं और इसी वजह से कलर प्रोडक्शन रुक जाता है और फाइनली इसी की वजह से ये डॉग्स सफेद और व्हाइट हो जाते हैं। वेल, कलर से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं सूफर को देख के ये जरूर बता सकता हूँ कि ये आखिरी टाइम तक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा होगा। आप सभी ने अपनी जिंदगी में एक्सेस पैड को एक बार तो जरूर देखा होगा। इन बटन वाले पैड को एंट्री गेन करने के लिए स्पेसिफिक कोड की जरूरत होती है। तो अगर इस पैड में से 1 से लेकर 9 तक 10 नंबर हैं और अंदर जाने के लिए 4 डिजिट का कोड चाहिए, तो इसके 10,000 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्रैक करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना? पर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोड बदला नहीं गया तो टाइम के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इसका पासकोड है 349I। आई में और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर जब आप इसके ऊपर की बिल्डिंग्स को देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि कोड क्या है। शायद सिक्योरिटी के लिए हमें पुराने जमाने के लॉक्स ही यूज करने चाहिए जिसमें चाबी होती थी। कॉमन लॉक्स में एक चाबी होती है जिसका एक पर्टिकुलर शेप होता है और जब इसे लॉक में डाला जाता है तो ये शेप
कुछ स्प्रिंग लोडेड पिंस को प्रेस करते हैं और इसी से लॉक खुल जाता है और हमें एंट्री मिल जाती है। पर अगर इस गैराज की ओर देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि समय के साथ लॉक और चाबी भी खराब हो सकते हैं। 30 साल तक लगातार इस लॉक के यूज की वजह से इस चाबी का शेप बिगड़ गया है, लेकिन ये अभी भी काम कर रही है। और अगर ये सच है तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप इस आदमी का गैराज पॉप्सिकल स्टिक से भी खोल सकते हैं। पर सिर्फ यही एक नहीं है जो सालों से यूज करने की वजह से घिस गई है। एक फुल साइज पियानो में 88 कीज होती हैं, 52 व्हाइट और 36 ब्लैक। इस वाले में कई साल के यूज की वजह से ब्राउन कीज भी हैं। मैं सच कहूंगा, मुझे पियानो के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर नेट पर कई लोगों ने ये लिखा है कि अगर एक पियानो में कुछ पर्टिकुलर कीज ही खराब हुई हैं, इसका मतलब है कि उस पर कई सालों से कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स ही बजाए जा रहे हैं। तो हो सकता है ये पियानो एक चर्च का हो और वहाँ प्रेयर्स बजाने के लिए इसका यूज किया जाता रहो। क्या आप कोई और रीजन हो सकते हैं इन कीज के खराब होने का? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। जहां हम म्यूजिक मिस्ट्री के बारे में अंदाजे लगा रहे हैं, यहाँ पर तो कल्प्रिट हमारे सामने ही है। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बस यूं ही अपनी उंगली कार पे चला रहा है, पर ये ऐसे इंसान के हाथ हैं जिसे बेस बजाना आता है। इसने उसी सेम स्पॉट पर इतनी बार अपनी उंगलियों को चलाया कि इसकी कार का पेंट ही निकल गया। शायद इसी को कहते हैं कि तब तक बजाओ जब तक कि तुम्हारी उंगलियां लाल न हो जाए। अब हम चलते हैं एंजल हाइक की तरफ, मतलब उटाह में। ये यूएस का सबसे डेंजरस हाइक है। कई सालों के एरोशन की वजह से यहाँ दोनों ही तरफ 1000 फीट की खाई है, पर इतना डेंजरस होने के बाद भी हाइकर्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ रास्ते में चेन लगा दी गई है, पर समय के साथ ये चेन रॉक से टकरा कर निशान बना चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि हाइकर्स यहाँ पर अपने निशान छोड़ गए। आयरलैंड में ग्रीनविल ने बिजी क्यूरियस वॉकर्स को अपने निशान छोड़ते हुए देखा है, पर बहुत ही अलग तरीके से। ये हैं डोनली होलो स्टोन मॉन्यूमेंट का घर। यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ 1815 में ग्रेट बेरनकल बॉक्सर डैन डोनली इंग्लिशमैन जॉर्ज कूपर से लड़े थे। जब वो फाइट जीत गए तो वहां से बाहर निकले और उनके पीछे कई लोगों का झुंड भी बाहर निकला। तब से एक रिचुअल बन गया है कि विजिटर्स उन्हीं के पैरों के निशानों पर चलते हैं, और इस रिचुअल को लगभग 200 साल तक फॉलो करने के बाद यहाँ पर 45 परफेक्ट शेप के फुटप्रिंट बन गए। इनकी वजह से जमीन में गड्ढा हो गया। सुनने में कितना अमेजिंग लगता है कि 200 साल पहले एक फाइटर लड़ा और लोग आज भी उसके कदमों पर चलते हैं। पर सिर्फ डोनली ही नहीं जिन्होंने अपना रास्ता छोड़ा है। न्यू मैक्सिको के बंडेलियर नेशनल मॉन्यूमेंट के संकावी की कहानी तो और भी ज्यादा पुरानी है। ये प्यूब्लो इंडियंस ने बनाया था और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये इंडिकेट करते हैं कि इसे 15th सेंचुरी में बनाया गया था। उन्होंने हर सुंदर चीज को पत्थर पर तराश दिया, फिर चाहे वो घर हो, केव ड्वेलिंग हो या फिर ट्रैक्स हो। ध्यान से देखिए, ये ट्रैक्स इस रॉक पर कितने गहरे बने हुए हैं। इस रास्ते को कई सालों से यूज में लाया जा रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ नेचुरल फुटप्रिंट ही बन गए। तभी इन्हें रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं भाई। कई बार टाइम चीजों को इतना खराब कर देता है कि हम उनको पहचान ही नहीं पाते। ठीक इसकी तरह झूठ नहीं बोलूंगा, पहली नजर में तो ये मुझे लगा जली हुई ब्रेड या फिर कोई फॉसिल है। बता सकते हैं कि ये क्या है? शायद ये लाइनिंग को हिंट दे दे। मानो ना मानो, ये व्हाइट बोर्ड इरेजर है। आप देख ही सकते हैं कि लोगों ने इसे कहां से पकड़ा होगा। ऐसा लगता है कि इस क्लास ने बहुत पढ़ाई की होगी भाई। पेंट का सही शेड ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए बहुत से प्रोफेशनल पेंटर अपने साथ एक बड़ी स्टिक लेकर चलते हैं जिससे वो मिक्सिंग कर सकें। पर बहुत टाइम तक इसे यूज करने पर इस पर पेंट चिपक जाता है और जब इसे निकाला जाए तो पुरानी पेंटिंग स्टिक कुछ ऐसी दिखने लगती हैं। पहले तो मुझे लगा ये किसी पेड़ का क्रॉस सेक्शन है, पर ऐसा लगता है कि इस पेंटर के क्लाइंट्स को बीज और ब्राउन कलर बहुत ज्यादा पसंद रहा होगा। ये तो नहीं पता कि ये बिल्डअप कितने टाइम से हो रहा था, पर एक साइन शॉप में ऐसे ही सिचुएशन 15 साल के बाद हुई थी। इन सभी इंडिविजुअल लेयर्स को देखिए। अब इन पेंट को स्मूथ और अच्छा शेप देकर इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। इस स्टेट में इसे फोर्डेड कहते हैं। और माना कि ये कोई महंगा जेम नहीं है, लेकिन ये ठीक वैसा ही दिखता है। पुराने पेंट का ये अच्छा यूज है भाई। 1971 में अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था, पर किसी दूसरी कंट्री या किसी इंसान पर नहीं, बल्कि ड्रग्स पर। कंट्री में ड्रग्स के यूज को खत्म करने के लिए हर जगह पब्लिक मैसेज और साइन लगाए गए थे, पर 50 साल बाद इन बोर्ड्स के फीचर्स खराब हो गए, जिसकी वजह से कुछ और ही मैसेज दिखता है। मुझे पता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ओके, अगर सही बोलूं तो इनमें यूज किया गया रेड पेंट ब्लैक ड्रग से ज्यादा जल्दी फेड हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर ब्लू और ग्रीन से कंपेयर करके देखा जाए तो रेड पिगमेंट ज्यादा हाई एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि साइन बोर्ड पर जो चीज रेड से लिखी हुई है वो औरों के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी फेड होगी। चलो, अच्छा हुआ मालूम पड़ गया। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं भी साइन को फॉलो करने चला जाता हूँ। इन सब में से आपको किस चीज पर समय की ताकत सबसे ज्यादा दिखाई दी, और क्या आपके पास ऐसी कहानियां हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।